Hello students, this is Dr. Vinod and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to solve important MCQs on a topic, Coulomb's law and charge. We will cover some higher level problems in this part. So without wasting time, let us start one by one. First problem. An infinite number of charges, each of charge 1 microcoulomb, are placed on the x-axis with coordinates x is equals to 1, 2, 4, 8 up to the infinite. If a charge of 1 coulomb is kept at the origin, then what is the net force acting on 1 coulomb charge? The options are 9,000 Newton, 12,000 Newton, 24,000 Newton and last option is 36,000 Newton. So first of all we will see what is the situation. The situation is like this one. This is, let us imagine that this is the x-axis and these are the charges which are placed. Okay, so ये जो भी चार्ज दिख रहा है आपको, दिस इज हैविंग द वैल्यू ऑफ 1 कूलम. ओके, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस चार्ज हैविंग द वैल्यू ऑफ 1 कूलम. ये जो भी चार्जेस दिख रहे हैं इनकी वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम. ओके, विच इज प्लेस एट 1, 2, 4 and 8 like this one. It goes on continue up to the infinite distance. अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब इन सभी की वजह से इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ओके, मैं रिपीट करता हूँ, ये भी जो भी चार्ज है इसकी वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, इसके वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, लाइक दिस वन. तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पे रखे हैं, लेकिन उनका सेपरेशन डिस्टेंस जो भी है इस ऑर्डर से है. 1 से 2, 2 से 4, 4 से 18, उसके बाद 16, उसके बाद 32, उसके बाद 64 इन दिस वे. ओके, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा, उसको हम कहेंगे F1. ओके, सो F1 की वैल्यू कितना होना चाहिए? अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ F1, तो F1 शुड बी इक्वल्स टू, F1 की वैल्यू कितना होगा? इट शुड बी इक्वल्स टू 1/4πε0, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R². अब डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? डिस्टेंस है 1. ओके, सो Q1 की वैल्यू है 1 किलोम, Q2 की वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम, यानी 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1 का स्क्वायर. उसी तरह अगर हम इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम नाम देंगे F2, तो वो वैल्यू कितना होगा? K इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन. अब इन दोनों में का डिस्टेंस कितना है? इन दोनों में का डिस्टेंस होगा, इट इज इक्वल्स टू 2. सो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा. सो इन दिस वे F3 की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. इट इज इक्वल्स टू K इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 4 स्क्वायर इन दिस वे. ओके, तो अब ये फाइंड आउट कर लिया हमने हर एक इंडिविजुअल चार्ज का कितना फोर्स एक्ट हो रहा है उस चार्ज के ऊपर जिसको हमने ओरिजिन पे प्लेस किया है. ओके, तो अब रिजल्टेंट फोर्स अगर हम बात करते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे देखिए, सभी चार्जेस की वजह से जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है. ओके, रिपल्सिव फोर्स है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर जो भी रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होगा इन सभी का एडिशन होना चाहिए. भले ही वो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन एक होने की वजह से जो भी रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होगा दैट इज कॉल्ड एज एन F(r). तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू. तो रिजल्टेंट फोर्स जो भी एक्ट होगा दैट रिजल्टेंट फोर्स इट इज रिप्रेजेंट बाय F(r) which is equals to F1 plus F2 plus F3 plus F4 in this way is going on. So यहाँ पे सभी में से कॉमन क्या निकलेगा? देखिए K निकलता है सभी में से कॉमन, और उसके बाद 1 ये जो भी आएगा 10⁻⁻6 होगा. ओके, इंटू 10⁻⁻6
ब्रैकेट में क्या बचना चाहिए, यहाँ पे 1/1 का स्क्वायर यानी 1/1 प्लस यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 प्लस 1 यहाँ पे 4 का स्क्वायर यानी 16 इन दिस वे प्लस इट्स गोज ऑन। ओके, अब ये जो भी फंक्शन है ये मैथमेटिकल टर्म है, अगर हम इसको सॉल्व कर लेते तो आंसर क्या आएगा वो देख लीजिएगा। इट इज इक्वल्स टू k इंटू 10⁻⁻6, ये वैल्यू आता है 1/1 माइनस 1/4। ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, ये सॉल्व करने के बाद 1/1 माइनस 1/4 आएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3/4 और उसका इनवर्स अगर करते हो तो 4/3। सो दिस इज इक्वल्स टू k इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4/3। ओके, अब लास्ट इसमें देखना है हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। k की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9। ओके, ये होगा k की वैल्यू। 10⁻6 इंटू 10⁻6 इंटू 4/3, दिस इज इक्वल्स टू, ये होगा 10⁻+3। ओके, 10⁻+3, उसके बाद अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इट बिकम 12। सो 12 इंटू 10⁻3 न्यूटन। सो दिस इज इक्वल्स टू 12,000 न्यूटन। तो सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 charges are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A as shown in the following figure. The force experienced by the charge placed at the vertices A in a direction normal to the BC. ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। किस डायरेक्शन में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, वो इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द BC। ओके, कितना होगा। ओके, सो यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया है, दिस इज द वर्टाइसेस A where one charge is kept having the value of plus q, this is the second one which is having the value of minus q which is placed at a vertices B, और ये थर्ड चार्ज है वर्टाइसेस C पे रखा है प्लस q उतना चार्ज है। अब इनका ये कहना है कि इस चार्ज के ऊपर जो वर्टाइसेस A पे है, इन दोनों की वजह से जो भी रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है इस डायरेक्शन में। ओके, ये कौन सा डायरेक्शन है, इट इज नॉर्मल टू द BC। ओके, सो वैसे देखा जाए तो लॉजिकली इसका आंसर 0 होगा। कैसे वो देखिएगा, क्योंकि अब ये जो भी चार्ज है ये प्लस है, ये चार्ज माइनस है। ओके, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है तो वो जो भी डायरेक्शन होगा दैट डायरेक्शन इज लाइक दिस वन। ओके, इस डायरेक्शन में वो फोर्स क्रिएट होना चाहिए। सो दिस इज दैट डायरेक्शन, यानी फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, ओके, और वो किस डायरेक्शन में एक्ट होगा। दोनों लाइक चार्जेस है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है तो अलोंग लाइन अवे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होना चाहिए। ओके, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा। अब यहाँ पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, उसको हम नाम देंगे F1। दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, वो है F2। क्या F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? द आंसर इज दैट यस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो भी फोर्स इन दोनों के बीच में अराइज हो रहा है वो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड होता है, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस। अब इसमें डिस्टेंस और इसमें डिस्टेंस सेम है, सभी इसके ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है, इसलिए F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ओके, अब यहाँ पे अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और इन दोनों फोर्सेस में जो भी एंगल यहाँ पे बन रहा है दैट एंगल इट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, 120 डिग्री, क्योंकि ये एंगल कितना होता है, इट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, अब ये 120 डिग्री है। हमने वेक्टर में भी पढ़ा था कि दो वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड सेम है और उनका जो भी
एंगल है उनके बीच में, अगर वो 120 है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उतना ही होता है जितना ये दोनों वेक्टर्स का होगा। और रिजल्टेंट जो भी वेक्टर आएगा वो किस डायरेक्शन में आना चाहिए, इट बाइसेक्ट बिटवीन दिस टू, तो ये इनके बीच में इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, ये जो भी मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ ये रिजल्टेंट है और रिजल्टेंट का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये जो भी डायरेक्शन आपको दिख रहा है ये रिजल्टेंट का, ओके, रिजल्टेंट फोर्स का, इन दोनों की वजह से जो भी रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है तो वो, तो ये रिजल्टेंट ने कितना एंगल किया है, ये पूरा 120 था, अब ये एंगल कितना होना चाहिए, इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, सो अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो ये दोनों कैसे, BC को ये पैरेलल आ रहा है। अब ये BC को अगर पैरेलल आ रहा है तो इस R का अगर हम रिजॉल्व करते हैं, ओके, तो इस डायरेक्शन में उसका कितना इस डायरेक्शन में उसका कितना कंपोनेंट आना चाहिए, तो आंसर है 0। आंसर कितना आएगा, 0। तो ये जो भी डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल है। कैसा है, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल है। तो जो भी रिजल्टेंट आ रहा है, रिजल्टेंट का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 0 आ रहा है और हमें इसी डायरेक्शन में उन्होंने पूछा है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज प्लेस एट द वर्टाइसेस A इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द BC। ओके, वो कितना आएगा, 0 आएगा। द आंसर 0 is correct one. Next question. Two particles of equal mass m and charge q are placed at a distance of 16 centimeter. They do not experience any force. Oh, the value of q by m is, okay, it's a very interesting। यहाँ पे देखिए दो पार्टिकल्स है, दोनों का मास इक्वल है और दोनों के ऊपर चार्ज सेम है q, आर प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे भले ही दो चार्जेस है वहां पे। ओके, द वैल्यू ऑफ q बाय m इज, अब ये जो भी q बाय m होता है ना, q इट इज अ चार्ज एंड मास। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो भी चार्ज अपॉन मास का रेशियो होता है उसको कहते हैं स्पेसिफिक charge। okay, so what is the specific charge, it is nothing but the ratio of charge to mass, this is called as the specific charge। okay, so यहाँ पे हमें q by m की वैल्यू कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अब ऐसे कैसे हो सकता है वो देखिएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल्स की, okay, so this is the first charge particle having the mass of m, having the charge of q, दिस इज सेकंड चार्ज पार्टिकल हैविंग द मास ऑफ m एंड चार्ज q, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, दोनों के मास सेम है। ओके, और इनका जो भी सेपरेशन डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया, दैट सेपरेशन डिस्टेंस इट इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। ओके, वो कितना है, 16 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे देखिए दोनों के ऊपर चार्ज है, दोनों के ऊपर लाइक चार्ज है, तो दोनों में कौन सा फोर्स क्रिएट होना चाहिए, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण दोनों चार्ज एक में से अवे जाना चाहिए, दूर जाना चाहिए। ओके, बट एट द सेम टाइम ड्यू टू द अनदर प्रॉपर्टी, बिकॉज दिस पार्टिकल हैव मास m, दिस पार्टिकल आल्सो हैव मास m, तो दोनों के मासेस की वजह से यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स जिनको दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों को रिपेल कर रहा है। आए समझ में? तो यहाँ पे इन दोनों के ऊपर कुछ भी फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है उतना ही फोर्स कौन सा एक्ट होना चाहिए, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है उतना ही फोर्स एक्ट होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स शुड बी इक्वल्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2, यानी m इंटू m, m का स्क्वायर आएगा अपॉन
यहाँ पे 16 सेंटीमीटर है, तो 16 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ओके, ये होगा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। अब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला में यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, सो यहाँ पे देखिए 1/4πε0 आएगा इंटू Q1 इंटू Q2, दोनों के वैल्यू Q है तो Q का स्क्वायर अपॉन अगेन 16 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ओके, होल स्क्वायर। सो यहाँ पे अब देखिए क्या कैंसिल होगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब m अपॉन q अपॉन m निकालना है हमें, तो इस साइड ला लेते हैं हम, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं q स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, ओके, g इंटू 4πε0। सो 4πε0 इंटू कैपिटल G। ओके, सो अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये क्या होगा, दिस बिकम अ Q/m, दैट इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल, इट इज इक्वल्स टू √of 4πε0 इंटू G। तो ये होगा आंसर। ओके, Q/m इज इक्वल टू √of 4πε0 इंटू G, ये होगा आंसर। द ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। सो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एज वेल एज ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाना था, तब जाके दोनों कैंसिल हो जाते हैं और रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है, 0। दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of electrostatic and gravitational force acting between electron and proton separated by a distance 5 into 10⁻⁻11 मीटर will be कितना होगा। और यहाँ पे दिया है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 into 10⁻⁻19 किलो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 9.1 into 10⁻⁻31 किलोग्राम, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1.6 into 10⁻⁻27 किलोग्राम, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी भी वैल्यू दिया है, इट इज इक्वल्स टू 6.7 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, सो ये चार ऑप्शंस है। तो यहाँ पे सेपरेशन डिस्टेंस दिया है और दोनों का चार्ज दिया है, दोनों का मास दिया है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके जस्ट पहले हमने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसमें वही फॉर्मूला यूज किया था। सो यहाँ पे f ऑफ g का फॉर्मूला मैं सिर्फ यहाँ पे दे देता हूँ। तो f ऑफ g, ये फॉर्मूला क्या आएगा, इट इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है आपको और ये मास ऑफ प्रोटॉन लेना है, और डिस्टेंस तो दिया है इन्होंने 5 into 10⁻11। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके, अगर वो हम यहाँ पे लेते हैं तो इट इज इक्वल टू 1/4πε0, जिसको हम k कहते हैं, 9 into 10⁻9। उसके बाद Q1 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, Q2 चार्ज ऑन प्रोटॉन अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ओके, तो दोनों का वैल्यूज दिया है, दोनों के चार्जेस दिए हैं, मास दिए, सभी दिया है, तो आप ये रेशो फाइंड आउट कर सकते हो। हमें रेशो किसका फाइंड आउट करना है वो देख लीजिएगा, द रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे F ऑफ E अपॉन F ऑफ G, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो जब आप सभी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, सभी सब्स्टिट्यूट करके आप जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। इट इज इक्वल टू 2.36 इंटू 10⁻39। ओके, सो फोर्स अपॉन फोर्स है तो यूनिट यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट वन, व्हेन अ बॉडी इज अर्थ कनेक्टेड, electrons from the earth flow into the body. This means the body is uncharged, charged positively, charged negatively and insulator. Okay, situation कैसा देखिए,
एक बॉडी है, जब हम उस बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं, जब उस बॉडी को हम अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं, इनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्थ फ्लो इनटू द बॉडी, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन्स है दे आर फ्लोइंग टूवर्ड्स द बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओके, अब इसका मतलब क्या है? अगर बॉडी ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होता, बॉडी अगर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बॉडी से अर्थ की तरफ जाना चाहिए था। अगर बॉडी अनचार्ज होता तो इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं होता, यानी अर्थ और बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं होता। लेकिन जब बॉडी ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे? अर्थ से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कब अर्थ से लेके बॉडी के अंदर आएंगे? द आंसर है इफ इनिशियली बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। ओके, द ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। The charges on two sphere are 7 microcoulomb and -5 microcoulomb respectively. They experience a force F. If each of them is given an additional charge of -2 microcoulomb, okay, यहाँ पे -2 microcoulomb, the new force of attraction will be. Let us see first of all what is the situation. Situation is like this one. Let us consider these are the two charges. Initially, first sphere having the charge of +7 microcoulomb. Okay, this is the charge having the charge of +7 microcoulomb. Second sphere having the charge -5 microcoulomb. Okay, अब इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, okay, keeping at particular distance, that force is equals to F. Okay, now what we are doing? Now we are giving additional charge to both of the spheres, और वो एडिशनल चार्ज कितना है? -2 माइक्रोकूलम। ओके, अब देखिए जो भी फोर्स होता है दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू। अब इस केस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम रखने वाले हम दोनों केस में। ओके, जब हम इस स्फीयर को एक एडिशनल चार्ज दे रहे हैं -2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, पहले कितना था? -5 माइक्रोकूलम, अब कितना दे रहे हैं? -2 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज कितना होगा? यस, टोटल चार्ज इज इक्वल टू -7 माइक्रोकूलम। सिमिलरली इसके ऊपर इनिशियल चार्ज कितना था? +7 माइक्रोकूलम, अब कितना दे रहे? -2 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे डिक्रीज होगा चार्ज, लेकिन रहेगा वो +5 माइक्रोकूलम। अब देखिए ये जो भी है ये इनिशियल पेयर है, ओके, इनिशियल वैल्यूज है, और ये फाइनल वैल्यूज है जब हम 2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम इतना चार्ज दे रहे हैं। अब मुझे बताइए इस केस में जो भी फोर्स एक्ट होने वाला है वो फोर्स किसको प्रोपोर्शनल रहेगा? इट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ओके, अगेन इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², लेकिन इसमें डिस्टेंस तो सेम है, हम डिस्टेंस के बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे सिर्फ चार्जेस के बारे में। ओके, क्योंकि अलग अलग पेयर है, लेकिन दोनों का अगर प्रोडक्ट अगर देखते हो तो यहाँ पे -35 आएगा, यहाँ पे भी -35 आएगा, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट दोनों केस में कैसा है? सेम है। तो सेकंड केस में जो भी फोर्स क्रिएट हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है, क्या वो पहले इतना ही होना चाहिए? द आंसर इज दैट यस, वो उतना ही होना चाहिए। द आंसर इज दैट F। नेक्स्ट वन, 2 point charges 3 into 10⁻⁶ coulomb and 8 into 10⁻⁶ coulomb repel each other by a force of 6 into 10⁻³ Newton. Okay, if each of them is given an additional charge, same problem है. Okay, if each of them is given an additional charge -6 into 10⁻⁶ coulomb, then the force between them will be, कितना फोर्स होगा? ओके, पहले देखिए कितना था, या एक इसके ऊपर 3 into 10⁻⁶ था और दूसरे के ऊपर 8 into 10⁻⁶ था।
अब वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। यहाँ पे एक कंडीशन आपको याद रखना होगा, दैट एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आप खुदों की सॉल्व करके देखिएगा। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ओके, सो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। Next question, two charges of equal magnitudes and at a distance r exert a force F on each other. Okay, if the charges are held and distance between them is doubled, then the new force acting on each charge is. Okay, so सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि फर्स्ट जो भी चार्ज है उसकी वैल्यू है Q1, सेकेंड चार्ज है उसकी वैल्यू है Q2, और दोनों में का डिस्टेंस जो भी है इट इज इक्वल टू R। ऐसे केस में जो भी फोर्स एग्जैक्ट होगा, दैट फोर्स इट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R²। ओके, सो ये फोर्स है। अब उनका कहना है कि जो भी फर्स्ट चार्ज है उसको आधा कर रहे हैं, सेकंड चार्ज को भी आधा कर रहे हैं, और डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं। तो जो भी न्यू फोर्स जनरेट होगा, दैट न्यू फोर्स इट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहेगा, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। ओके, सो ये चार्ज कितना होगा, Q1/2 या Q/2। एक भी चार्ज Q2/2 होगा, Q1/2 Q2/2 अपॉन 2R², यानी 4 इंटू R², 2 का स्क्वायर होगा 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये 1/2 1/2 होगा 1/4, और नीचे 4 है उसके मल्टीप्लाई होगा, सो इज इक्वल टू 1/16 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा Q1, ये होगा Q2 अपॉन R²। ओके, सो यहाँ से 1/2 1/2 होगा 1/4, और 4 नीचे आ गया तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 1/16, ये हमने बाहर निकाल लिया, और जो भी बचा हुआ टर्म्स है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन ये जो भी टर्म दिख रहा है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ये है F। सो दिस इज इक्वल्स टू F/16। सो दिस इज नथिंग बट द F'। तो जो भी न्यू फोर्स एक्ट हो रहा है यहाँ पे वो कितना होना चाहिए, F/16। द ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क, इट ऑप्शन ए gains electrons from silk, second option gives electrons to silk, third option gains protons from silk, and fourth option gives protons to silk। जैसे कि हमने अभी तक डिस्कस किया है, तक जब भी चार्ज का ट्रांसफर होता है इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स। तो ऑप्शन सी और डी हो ही नहीं सकते, क्योंकि प्रोटॉन्स ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और उनको वहां से रिमूव करना इम्पॉसिबल है। ओके, वो न्यूक्लियर रिएक्शन में ही पॉसिबल है, सिंपली केमिकल रिएक्शन से वो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, जब हम ग्लास रॉड को रब कर रहे हैं विद द सिल्क, सो उस वक्त क्या होता है, ऑन रबिंग ग्लास रॉड विद द सिल्क द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। ओके, जो भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। अब ग्लास से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे तो ग्लास में का जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उनकी क्वांटिटी कम होगा, तो ऑब्वियसली ग्लास बिकम अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, और वो ग्लास क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है किसको, सिल्क को, तो सिल्क क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ऑप्शन जो भी आएगा इट इज नथिंग बट द ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are two charges 1 microcoulomb and 5 microcoulombs, the ratio of the forces acting on them will be। okay, so ये जो भी चार्ज है इसकी वैल्यू हम लेते हैं 1 माइक्रोकूलोम, ओके 1 माइक्रोकूलोम, और इसकी वैल्यू हम लेते हैं 5 माइक्रोकूलोम। ओके, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में
जो भी फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि लाइक चार्जेस है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट होगा। अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट होता है तो ऑब्वियसली इसके वजह से इस चार्ज के ऊपर जो भी फोर्स क्रिएट होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, और इसके वजह से इसके ऊपर जो भी फोर्स क्रिएट होगा वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन रहेगा। ओके, दोनों का डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसकी वजह से इसके ऊपर जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है वो, और इसके वजह से इसके ऊपर जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है वो, क्या दोनों का वैल्यू डिफरेंट रहेगा? नहीं, द आंसर इज दैट सेम रहेगा। ओके, जो भी एफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज के ऊपर कर रहा है, या फर्स्ट चार्ज के ऊपर सेकंड चार्ज की वजह से क्रिएट हो रहा है, या फोर्स 2-1, तो ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो उनका रेशियो कितना आना चाहिए? इट शुड बी 1:1। तो यहाँ पे फोर्सेस की वैल्यू डिफरेंट नहीं होता है। ओके, अगर इसके ऊपर 10 न्यूटन इतना फोर्स एक्ट हो रहा है तो इसके ऊपर भी 10 न्यूटन ही फोर्स एक्ट होगा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होंगे, मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।